Welcome again in your history class. It's Deepak Tiwari, your teacher, here with a new topic which is Forward Bloc and INA, Indian National Army. In this lecture, we will be discussing about the main objectives and the aim of Indian National Army and Forward Bloc and the contribution of Netaji Subhash Chandra Bose. Okay, let me start the topic Subhash Chandra Bose with Subhash Chandra Bose. As we know, Subhash Chandra Bose was a greatest freedom fighter in Indian independence struggle. He has contributed lots of his effort during this time or the independence struggle. So, Subhash about the some information about the Subhash Chandra Bose is that he was born in 23rd of January in 1897 in Cuttack, Orissa. तो उड़ीसा में इन्होंने जन्म लिया 1897 में 23rd of January and in 1920 he has cleared the civil services or the Indian सर्विसेज एग्जामिनेशन, इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसको आज के दौर पे हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जैसे IAS के नाम से जानते हैं. तो 1921 आज भी आप देखेंगे कि ये एग्जामिनेशन क्लियर करना आसान बात नहीं है, लेकिन एट द टाइम ऑफ 1920s जब नेताजी ने इसको क्वालिफाई किया उस समय किसी भी इंडियंस के लिए एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना बिल्कुल भी आसान नहीं था. क्यों? बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स जो थे वो नहीं चाहते थे कि कोई भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में आए और सर्विसेज के एग्जामिनेशन को क्लियर करे. और इस बात को और भी होता है, इस तरीके से बताया जा सकता है कि उस समय जो एग्जामिनेशंस थे वो इंडिया में कंडक्ट नहीं होते थे. उसको क्वालिफाई करने के लिए वो कंडक्ट करते थे कहां पे? लंदन. और नेताजी इसको क्वालिफाई करने के लिए लंदन भी गए और उन्होंने इसको क्लियर भी किया. बट ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज सर्विसेज, क्योंकि 1921 में इन्होंने रिजाइन भी दिया. और उसका कारण ये है कि वो सेटिस्फाई नहीं थे इसलिए क्योंकि वो किसी भी ब्रिटिशर्स के अंडर में सर्विसेज प्रोवाइड करें. क्योंकि ब्रिटिश के अंडर में सर्विसेज प्रोवाइड करने का मतलब था कि इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के खिलाफ बात रखनी और उसके खिलाफ अपनी चीजों को एडमिनिस्टर करना. सो इन्होंने इससे रिजाइन दे दिया इन 1921. Thereafter he has elected as the president for the two consecutive times for Indian National Congress. तो 1938 और 1939 में इनको कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंटशिप भी इनको लगातार 2 बार मिली. एंड ही हैज एस्टैब्लिश्ड द फॉरवर्ड ब्लॉक व्हिच वाज द सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक जो कि एक सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी थी, इसको इसकी आधारशिला रखी, इसको एस्टैब्लिश्ड किया. एंड उसके बाद क्या होता है कि वो फेज आता है, आपको पता है कि अराउंड ऑफ 1939 से 1945 के बीच में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है. तो एट दैट टाइम उसमें जो ब्रिटेन था पूरी तरीके से इस वर्ल्ड वॉर में जूझा हुआ था. देन नेताजी ने ये सोचा कि ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स की अपने आप को यूनाइट किया जाए और उसके बाद उनके खिलाफ अपनी नीतियों को बनाया जाए. देन इसीलिए वो कहा अलग अलग जगह पे वो जाते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सीजन में, और वो जर्मनी, सोवियत संघ हर जगह ट्रेवल करते हैं ताकि इन सब लोगों का कॉपरेशन और सपोर्ट मांग सके. अलायंस के लिए ये तत्पर होते हैं. तो उसके बाद क्या हुआ कि ट्राई टू मेक अलायंस विद सोवियत यूनियन गए, जर्मनी गए, जापान गए और इनसे कंट्रीब्यूशन और इनका सपोर्ट लेने की कोशिश की ताकि ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सके और अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको क्लियर कर सके फॉरवर्ड ब्लॉक के. देन ही हैज एस्टैब्लिश्ड और एक्चुअली ही लेड इन 1942 INA को. तो INA को इन्होंने 1942 से लेड करना स्टार्ट किया. सो आफ्टर दैट द रिफ्ट विद गांधी जी. ठीक है, तो आखिर ऐसे क्या कारण थे कि गांधी जी और इनकी जो आइडियोलॉजी थे, इनके जो थॉट्स थे, ये बिल्कुल भी नहीं मिलते थे. आखिर ऐसे क्या रीजन थे? कॉन्फ्लिक्ट विद गांधी की सबसे बड़ी बात है कि उनके जो थॉट्स थे वो ना मिलना. तो बिकॉज बॉस की अगर बात करें तो बॉस बिलीव्ड द स्ट्रेटजी ऑफ नॉन वायलेंस. ठीक है, तो बॉस जो है वो बिलीव्ड नहीं करते थे जो नॉन वायलेंस की स्ट्रेटजी थी गांधी जी की. ठीक है, उनका बिलीव इस पे करना था नहीं था. वो ये मानते थे कि इट वाज नॉट सफिशिएंट टू कैरी द इंडियन इंडिपेंडेंस. तो इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए नॉन वायलेंस का जो स्ट्रेटजी, जो पॉलिसी महात्मा गांधी फॉलो कर रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है. इसके लिए हमें आर्म भी उठाना पड़ेगा. ठीक है, और थोड़ा सा एग्रेसिव भी होना पड़ेगा, वायलेंट का सहारा लेना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि वो तुरंत ही एक
ऑप्टिमिज्म, और उसके बाद तुरंत ही इसका रिजोल्यूशन चाहते थे, इंस्टेंट इंडिपेंडेंस चाहते थे, और वो बिना हथियार बिना आर्म उठाए पॉसिबल था ही नहीं। तो इसीलिए उन्होंने एडवोकेट किया द एग्रेसिव रेजिस्टेंस विथ आर्म का सहारा लिया और एग्रेसिव नेचर को फॉलो करने की कोशिश की। तो ये सबसे मेजर डिफरेंस था आइडियोलॉजी का ना मिलना। आफ्टर दैट वो क्या होता है कि रिफ्ट विथ गांधी जी। अब गांधी जी और इनके बीच में दरार कैसे आई? सबसे पहली बात तो क्या है, मैंने अभी अभी आपको डिस्कस किया कि द डिफरेंस बिटवीन द थॉट्स एंड द आइडियोलॉजी ऑफ गांधी जी एंड नेताजी। तो गांधी जी और नेताजी के बीच की जो आइडियोलॉजी थी, थॉट्स थे, वो बिल्कुल नहीं मिलते थे। देयर आफ्टर गांधी जी डिड नॉट एग्री विथ बोस वायलेंट मेथड। गांधी जी बोस के नॉन वायलेंट मेथड को वायलेंट मेथड को बिल्कुल भी उससे एग्री नहीं करते थे। देन सेकेंड बात जो सबसे इंपॉर्टेंट समझ में आती है वो ये आती है कि इन 1939, ठीक है, 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट री इलेक्ट किया जाता है, यानी दो बार, एक बार 1938 में प्रेसिडेंट थे और उसके बाद 1939 में भी री इलेक्ट किया गया, और उन्होंने किसको हरा दिया? बाय डिफीटिंग गांधी जी कैंडिडेट। तो गांधी जी ने भी अपना एक कैंडिडेट रखा हुआ था, उनके खिलाफ रखा हुआ था, खड़ा किया हुआ था इलेक्शन में, तो उनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया जो कि बोस जी के अगेंस्ट में थे, उनको उन्होंने हराया और 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप दोबारा हासिल की, री इलेक्ट किए गए। देन उसके बाद गांधी जी को ऐसा लगा कि इस पट्टाभी सीतारमैया की हार उनकी खुद की अपनी हार है, यानी गांधी जी की खुद की अपनी हार है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स थे, इन्होंने इनको नहीं चुना, तो थोड़ा सा मतभेद इधर उत्पन्न हुआ। देन आफ्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वर्किंग कमेटी, तो यहाँ पर आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का जिक्र होने लगा कि कौन कौन इसके मेंबर होंगे। तो इधर क्या हुई कि नेताजी ने कुछ अलग मेंबर जो आपका सोशलिस्ट या सोशलिज्म को मानने वाले थे, उनको उसमें से अलग चुनकर एक कमेटी बनाने की बात रखी। वो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का नाम उसको दिया जाना था। लेकिन गांधी जी ने इस बात को कहकर मना कर दिया कि नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर वायलेंट मेथड। आप क्या करेंगे कि आपका इस वायलेंट मेथड के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं, और इसीलिए मैं आपके इस वर्किंग कमेटी के भी खिलाफ होऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो स्ट्रगल है वो बिना आर्म्स के हो नहीं सकता, और यहाँ पर मैं जो लड़ाई कर रहा हूँ ये नॉन वायलेंस के खिलाफ है, तो इसीलिए इसको बिल्कुल तरीके से डिनाई कर दिया गया और उसके बाद इसको नहीं माना गया, जिसके चलते जो बॉस हैं, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में रिजाइन दे दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस से। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं व्हाट वर द फंडामेंटल और द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गांधी जी एंड बोस। गांधी जी और बोस के बीच में क्या फंडामेंटल डिफरेंस थे? तो सबसे पहली बात, इफ वी टॉक अबाउट द सुभाष चंद्र बोस, ही हैड लिटिल बिलीव इन पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। तो जो पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड था उनके ऊपर वो बिल्कुल भी ट्रस्ट या बिलीव नहीं करते थे। उनका गोल ये था कि हमें तुरंत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर मिले तो हमें अपना गोल अचीव हो जाएगा, यानी इंडिपेंडेंस बहुत ही इम्पैक्टफुली और तुरंत ही मिल जाएगा। तो पीसफुल यानी कि बोलते थे गांधी जी का ये जो पीसफुल का तरीका है, ठीक है, ये अंग्रेजों के सामने हाथ फैलाने के तरीके के जैसे है, आप मांगते रह जाओगे और वो आपको देने से रहे। तो इसीलिए ना तो वो पीसफुल और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल, ना हो संवैधानिक तरीके से आपकी फ्रीडम या इंडिपेंडेंट लेना चाहते थे, क्योंकि उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि इस संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उनको आजादी मिलेगी। He was against the Bose violent method। अब गांधी जी की अगर बात करते हैं तो बोस के जो वायलेंट तरीका था उससे बिल्कुल भी सरोकार नहीं रखते थे, बिल्कुल भी गांधी जी उसको मानते नहीं थे। एंड अगर हम बोस जी की बात करते हैं तो फेवर्ड आर्म्ड स्ट्रगल, तो वो कैसे स्ट्रगल पे, कैसे इंडिपेंडेंट स्ट्रगल के लिए बिलीव करते थे? फेवर्ड, उन्होंने फेवर किया आर्म्ड स्ट्रगल, यानी हथियारों के साथ लड़ा जाने वाला आपका इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। देन ही फेवर्ड सोशलिज्म फॉर्म फॉरवर्ड ब्लॉक, और इसीलिए आगे चलते उन्होंने सोशलिज्म यानी कि ऐसे लोग जो सोशलिज्म के तरीकों को मानने वाले थे, सोशलिज्म आइडियोलॉजी को मानने वाले थे, उनको लेकर एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक को, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी थी, सेपरेटेड पॉलिटिकल पार्टी थी, उसको एस्टेब्लिश करते हैं। एंड बट गांधी जी इससे बिल्कुल भी सरोकार नहीं रखते थे। सो
thereafter the political instability of wartime Britain to be taken advantage. सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो ब्रिटिश थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ रहे थे, तो सुभाष चंद्र बोस का ये मानना था कि सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसमें हमको एडवांटेज ये उठाना चाहिए कि ब्रिटिशर्स एक तरफ से पहले ही लड़ रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो धराशायी हो चुका है, तो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई है उसका हमें फायदा उठाना चाहिए और कमजोर ब्रिटिशर्स के पीछे से या कमजोर ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमें अपनी आवाज और अपने आप को और मजबूत बनाकर इंडिपेंडेंट हासिल करनी चाहिए। तो गांधी जी का लेकिन और उस समय जो नेहरू जी थे उनका ये मानना था कि ऐसा है नहीं, हमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज करने की जरूरत है। तो कंप्रोमाइज तरीके से वो अपना इंडिपेंडेंट लेना चाहते थे नॉन वायोलेंटली, लेकिन वो तो मिलने से रहती, तो इसीलिए इन्होंने बोला कि नहीं, हमें ऑपरेसिव हिसाब से लड़ना है और उसके बाद इंस्टेंट इंडिपेंडेंस पाना है तो आर्म्स उठाने पड़ेंगे। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस समय है और वार टाइम है, इसलिए हमें एडवांटेज ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लेना चाहिए। देन नेशनल प्लानिंग कमेटी फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 1939, ये भी एक रीजन था इन सब के बीच में कि इन 1939 की बात करते हैं तो नेशनल प्लानिंग कमेटी फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन को लाना चाहते थे कौन? आपके सुभाष चंद्र बोस। लेकिन गांधी जी की अगर बात करें तो इस नेशनल प्लानिंग कमेटी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ लड़कर उन्होंने ये बोला कि नहीं, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं चाहिए, जबकि हमें सेल्फ सफिशिएंट ऑफ विलेज चाहिए, यानी कि विलेजेस का सेल्फ सफिशिएंट चाहिए, यानी हम विलेज यानी गांव में विकास करेंगे, उधर के लोगों का विकास करेंगे, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं चाहिए। तो ये भी इन दोनों के बीच में एक बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस था। If we discuss about the formation of forward bloc का formation की अगर बात करें तो it was formed on 3rd of May 1939. 1939 में 3rd of May को इसका formation होता है and that time the president of the forward bloc was सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस उसके president नियुक्त होते हैं and also he published the newspaper forward bloc इन कैलकाटा। तो उन्होंने इस अपनी जो फॉरवर्ड ब्लॉक था इसके लिए एक न्यूज पेपर भी प्रकाशित किया, पब्लिश किया। तो मेन थीम इसके बारे में हम पढ़ेंगे, व्हाट वाज द आइडियाज ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक, आखिर फॉरवर्ड ब्लॉक क्या चाहता था। तो ही द फॉरवर्ड ब्लॉक डिक्लेयर टू बी अ सोशलिस्ट पार्टी। पहली बात तो क्या है कि ये एक सोशलिस्ट पार्टी है। मैं बार बार एक टर्म का यूज कर रहा हूँ सोशलिस्ट का, तो सोशलिस्ट जो टर्म आता है ये आपका रशिया से आता है और सोशलिस्ट का मतलब होता है कि समाज में जितने भी लोग हैं सब समान हैं, ठीक है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर को है, हर किसी के अंदर एक ही जैसा भाव होना चाहिए, हर किसी को एक ही जैसे नजरिए से देखा जाना चाहिए। ये होता है सोशलिस्ट कल्चर। सो ये बेस्ड ऑन द, इसकी जो मानसिकता से जो थॉट्स थे, जो आइडियाज थे, वो बेस्ड ऑन द सोशलिज्म, ठीक है, समाजवाद के ऊपर बेस्ड थे। और इसने क्या बोला? ऑल पावर टू इंडियन पीपल्स, यानी सारी की सारी जो शक्ति होनी चाहिए वो हमारे भारतीयों के हाथों में होनी चाहिए या भारतीयों के द्वारा होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी इसको डोमिनेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम इसका अधिकार रखते हैं, हमारी अथॉरिटी है कि हमारे ऊपर शासन कौन कर सकता है। Then the immediate objective of forward bloc was the liberation of India। याद रखिए सुभाष चंद्र बोस ने अपना INA और जो उस INA को लीड किया और इस फॉरवर्ड ब्लॉक को बनाने का एक ही कारण था कि इमीडिएट एक्शन के लिए, इमीडिएट एक्शन से इमीडिएट इंडिपेंडेंट को हासिल करना, ना द लिबरेशन ऑफ इंडिया, भारत की स्वतंत्रता, विद द सपोर्ट ऑफ वर्कर्स, पीजेंट्स, यूथ। किसकी सहायता से? विद वर्कर्स, पीजेंट्स, यूथ, फार्मर्स, इन सब की सहायता से अपने लिबरेशन को लेना, लिबरेशन ऑफ इंडिया। देन ही द मेन फंक्शन ऑफ दिस द एबोलिशन ऑफ द लैंड लॉर्डशिप। इसका ये मानना था कि जो जमींदारी सिस्टम होना चाहिए है या लैंड लॉर्डशिप है उसको पूरी तरीके से रिमूव किया जाए, अबॉलिश कर दिया जाए। एंड मिलिट्री एक्शंस विद स्ट्रगल, इन्होंने इस बात पर विश्वास रखते हैं कि जो स्ट्रगल हमारा होने वाला है फॉर द लिबरेशन ऑफ इंडिया शुड बी विद द आर्म, ठीक है, विद द आर्म, विद द मिलिट्री एक्शंस वुड बी परफॉर्म्ड बाय टेकिंग द स्ट्रगल। नाउ द फ्रेंडली रिलेशन विद रशिया, अब रशिया के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखना। रशिया के साथ फ्रेंडली रिलेशन इसलिए रखा, मैंने अभी भी बताया, द कल्चर ऑफ सोशलिज्म इज बोर्न इन रशिया। तो रशिया से ही ये कल्चर उठकर सामने आया, इसीलिए रशिया के साथ इसका फ्रेंडली रिलेशन रखने की इसने बात कही। देन द न्यू मॉनेटरी सिस्टम एंड क्रेडिट सिस्टम शुड बी, आपको क्या करना है? इसको इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, ये ब्लॉक के कुछ एम्स थे। Then planning for reorganization of agricultural and industry in
सोशलिस्ट लाइंस। तो जो प्लानिंग होनी चाहिए वो रीऑर्गेनाइजेशन या प्लानिंग इसकी एग्रीकल्चर सेक्टर की और इंडस्ट्रियल सेक्टर की, वो भी कैसे सोशलिस्ट लाइन में यानी समाजवाद को ध्यान में रख के होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो अमीर है वो बहुत ही अमीर है और जो गरीब है वो बहुत ही गरीब है, सारी की सारी सुविधाएं और वेलफेयर अमीरों को मिले और गरीबों को ना मिले। तो यानी हर एक सोसाइटी के वर्ग को सारी की सारी समानताएं मिले। उसके बाद क्या होता है कि बोस गॉट अरेस्टेड ऑन 2 जुलाई 1940। 2 जुलाई को 1940 में बॉस को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन फिर उसके बाद जो बोस क्या करते हैं कि उन्होंने अंटिल डेथ, ठीक है, उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। तो उसके 11वें दिन अब उनको ब्रिटिशर्स को यह लगता है कि क्योंकि ये सबसे ज्यादा फेमस कह सकते हैं फ्रीडम फाइटर थे उस समय, अगर इनको कुछ हो जाता तो सारे के सारे जो इंडियंस थे वो टूट पड़ते। तो इस डर से उन्होंने उनको 11वें दिन छोड़ दिया, लेकिन इस शर्त में कि कलकत्ता में वो अपने घर में ही प्रिजन रहेंगे, घर में ही लॉक रहेंगे। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं कि वो पठान का रूप धारण करते हैं और उसके बाद पाकिस्तान चले जाते हैं, फिर अफगानिस्तान चले जाते हैं, अफगानिस्तान के बाद मॉस्को, उसके बाद फिर जर्मनी चले जाते हैं। तो आपने देखा कि ये क्यों जा रहे हैं, आखिर इतनी जगह इसलिए गए ताकि लोगों का अलायंस और सपोर्ट हासिल कर सके अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो कहने का मतलब ये लगातार अपने मंसूबों पर काम कर रहे थे। Now what were the circumstances leading to the formation of forward bloc? तो आखिर कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां और सर्कमस्टांसेस बने कि फॉरवर्ड ब्लॉक को फॉर्मेशन करना पड़ा। तो सबसे पहला इंडियन इंडिपेंडेंस लीग यानी IIL। तो एक्चुअली क्या कि जो एसोसिएशन एक बनाया गया, पहली बात तो एक एसोसिएशन बनाया गया, और एसोसिएशन किनका था कि ऐसे इंडियंस जिनके ऊपर, ठीक है, ऐसे इंडियंस जिनके ऊपर ये ब्रिटिशर्स या यूरोपियन डोमिनेशन था, यूरोपियंस डोमिनेट कर रहे थे, साउथ ईस्ट एशिया के मैं बात कर रहा हूं। तो वहां के जो लोग थे जब वो फ्री होते हैं ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उनका एक एसोसिएशन बनाया, उनका एक संगठन बनाया, और उसका मेन एम क्या था, फॉर द लिबरेशन ऑफ इंडिया। लिबरेशन ऑफ इंडिया, भारत की स्वतंत्रता के लिए ऐसे लोगों का क्या लगाया, एक बनाया एसोसिएशन। तो उससे साथ क्या हुआ, उसके बाद की अगर घटना देखते हैं तो 1942 में, उस समय वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा होता है। तो जो जापान होता है उसने सिंगापुर में ये जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश आर्मी को हराया। बट उस समय ब्रिटिशर्स की आर्मी जो थी उसमें काफी ज्यादा इंडियन सैनिक भी थे, इंडियन आपके सोल्जर्स भी थे। तो हुआ क्या कि क्योंकि अब जापान ने उनको हरा दिया, देयर आफ्टर हमको यानी कि वो जो ब्रिटिशर्स की आर्मी थी जिसमें इंडियंस थे वह सरेंडेड, ठीक है, सरेंडेड टुवर्ड्स द जापान। तो जापान के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जापान हैंडेड ओवर द 40,000 इंडियन प्रिजनर्स टू द कैप्टन मोहन सिंह। तो मोहन सिंह को वो 40 के 40,000 भारतीय यानी इंडियन सोल्जर्स को हैंड ओवर कर दिया, जिनको उन्होंने प्रिजन रखा था, प्रिजनर बनाया हुआ था। अब जो लीग होती है वो स्थापित होती है, उसके जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वो होते हैं रास बिहारी बोस। और इसका लीग का जो मेन मोटिव होता है, मेन जो एम होता है वो क्या होता है, टू गाइड एंड मोबिलाइज मेंबर्स ऑफ इंडियन कम्युनिटी फॉर सिक्योरिंग फ्रीडम। फ्रीडम को सिक्योर करने के लिए एक अलायंस के माध्यम से लोगों को यूनाइट करना और इंडिपेंडेंस के लिए मोबिलाइज करना, प्रेरित करना और गाइड भी करना। इन सारी चीजों के चलते ये सारी चीजें ऐसी होती हैं। उसके बाद आगे चलकर रास बिहारी बोस के बाद इसका जो लीडरशिप होता है वो सुभाष चंद्र बोस के हाथ में आ जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक का। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द टोक्यो कॉन्फ्रेंस which was held between 28th of March to 21 of March. So if you talk about the Tokyo conference which was held between 28th March and 31st of March 1942 in Tokyo. So the conference was held between the Indian Independence League and Indian National Council. इनके बीच में ये आयोजित की गई कॉन्फ्रेंस। Then invited by रास बिहारी बोस। और इनवाइट किसने किया, रास बिहारी बोस ने इस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने के लिए। और किस लिए किया, टू परसुएडिंग जापान टू स्टैंड विथ इंडियन एंड सपोर्ट फॉर फ्रीडम। जापान की मदद लेना, ठीक है, उस समय क्योंकि जापान बहुत ही बड़ी शक्ति थी साउथ ईस्ट एशिया में, तो जापान की मदद करना अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स की वो उसके फ्रीडम में सहायता करे, हेल्प करे। देन व्हाट वाज द डिसीजन हैज टू बी टेकन इन the Tokyo conference to expand and strengthen the Indian Independence League.
इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को एक्सपेंड करना और उसको और भी सॉलिडिफाई करना और भी मजबूत बनाना, एंड ओवरऑल कमांड ऑन आईएनए। और क्योंकि अब देखिए जो आईएनए है ये विंग है किसकी, आईआईएल की, इंडियन नेशनल आर्मी जो है एक मिलिट्री विंग है किसकी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की, जो मिलिट्री सपोर्ट मिलिट्री स्ट्रगल करेगी। टू होल्ड द कॉन्फ्रेंस ऑफ बैंकॉक टू कंसोलिडेट द डिसीजन, और इसके बाद एक और कॉन्फ्रेंस को हेल्ड करना है बैंकॉक में ताकि हम इसको ये जितने भी हमारे डिसीजन इसको सॉलिडिफाई कर सके। देयर आफ्टर द बैंकॉक कॉन्फ्रेंस हैज बीन जॉइंड इन बिटवीन organized between the 15th to 23rd of June 1942 in Bangkok. In there, more than 150 delegates have joined there. The delegates from Hong Kong, Thailand, Burma, Singapore, Malaya. So the decisions and the resolutions of this conference was The invitation to Bose to come from Europe, क्योंकि उस समय बोस जो थे वो कहाँ पे थे, यूरोप में थे, तो उनको इनवाइट करना, उनको इनविटेशन देना कि वो आए और जो मूवमेंट है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को उसको ज्वाइन करें, ठीक है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ एक्शंस टू कंट्रोल एंड गाइड द मूवमेंट, एक काउंसिल का फॉर्मेशन करना विच हैव, जो आगे क्या करती है, विच विल गिव द कंट्रोल एंड गाइड द मूवमेंट फर्दर ऑन। एंड इलेक्शन ऑफ द रास बिहारी बोस एज द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, और उस काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है वो रास बिहारी बोस को बनाया जाना था, इसके लिए इलेक्शन ऑर्गेनाइज करना था, कंडक्ट करना था। एंड फॉर आईएनए मोहन सिंह एज अ कमांडर इन चीफ ऑफ आईएनए, तो आईएनए का कमांडर इन चीफ मोहन सिंह को बनाया जाना। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज टू अटेन द जापानीज गवर्नमेंट सप्लाईज, ठीक है, जापानीज गवर्नमेंट को इस बात के लिए राजी करना ताकि वो सप्लाई करे क्या, शिप्स, arms or aeroplane to the Indian National Association. So if we talk about the Indian National Association, what does the association means here? Actually जब ये जो एसोसिएशन है, ये पहली बात तो क्या है, एक एसोसिएशन है किनका, इंडियन नेशनलिस्ट का, किनका है, इंडियन नेशनलिस्ट का, और ये एसोसिएशन फाउंड होता है 1 सितंबर 1942, ठीक है। 1 सितंबर 1942 को इंडियन नेशनलिस्ट का एक एसोसिएशन फाउंड करते हैं, फॉर्म किया जाता है इन साउथ ईस्ट एशिया, यानी म्यांमार, उधर सिंगापुर देखा जाए, उधर जापान को देखा जाए, इधर थाईलैंड देखा जाए, तो इन सारी के सारी जगहों पर जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट थे आउटस्कर्ट्स ऑफ द कंट्री, उनको सबको ज्वाइन किया गया मूवमेंट में। साथ साथ में आपको पता होगा जो प्रिजनर्स, जो 40,000 प्रिजनर्स हैंड ओवर कर दिए गए थे जापान के द्वारा, किसको, मोहन सिंह को, विच वाज द कैप्टन एट दैट टाइम, तो उनको सबको इकट्ठा करना, एसोसिएट करना और एक आर्मी बनाना, ठीक है। बर्मा के लोगों को भी इकट्ठा करना जहां पे भारतीय रहते थे उस समय। तो इन द 1 सितंबर 1942 को द नेशनलिस्ट मूवमेंट और द नेशनलिस्ट हैव एसोसिएटेड विद ईच अदर एंड जॉइंड इन एज एन आईएनए मेंबर्स मिलिट्री विंग्स, ठीक है। तो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, अब ये क्यों बनाया गया, क्योंकि एट दैट टाइम ब्रिटिशर्स जो थे वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से जूझ रहे थे, एंड एट द सेम टाइम इट वाज द taken by as and the opportunity by सुभाष चंद्र बोस to conduct it INA Indian National Association। आगे चल के इसी इंडियन नेशनल एसोसिएशन को लेड किया सुभाष चंद्र बोस ने। So basically it was the military wing, ये मिलिट्री विंग है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की, जो मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करती है फॉर द लिबरेशन ऑफ इंडिया और द इंडियन फ्रीडम्स। So dear student, it was all about today's session. I will be coming back with the second part of this lecture, the forward block and INA. Some more questions would be put there. Thank you and very much.